मूलतः रुड़की उत्तराखंड शहर की रहने वाली ममता त्यागी जी वर्तमान में कैरोलिना यूएसए में निवास करती हैं। शिवना प्रकाशन से उनके 2 एकल कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके साथ कई साझा संकलनों में भी उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। वर्तमान में अमेरिका में लेखन एवं रंगमंच से जुड़कर हिंदी के प्रचार प्रसार में सहयोग दे रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी, एक बार फिर से आपके साथ, और आज प्रस्तुत कर रही हूं ममता त्यागी जी की कहानी संग्रह डोर अनजानी सी की एक कहानी जिसका शीर्षक है स्टील का कप। हेलो, लगता है तुम्हारा पहला दिन है यहाँ। आवाज़ पर वह चौंकी। जी, पहला ही दिन है, तभी तो उलझ सी रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर उधर देख रही भयग्रस्त सी हिरनी जैसी आँखों वाली सकुचाई सी तेल लगे बालों को कसकर चोटी में बांधे हुए सांवली सलोनी सी लड़की ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब दिखा और समझा देती हूँ। आँखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने, खुले लहराते रेशमी बाल, जीन्स और कुर्ता पहने, कंधे पर बैग लटकाए गजब की आत्मविश्वासी प्रतीत होती उस लड़की ने कहा, बाय द वे मुझे रश्मि कहते हैं, यहाँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। लड़की ने तपाक से अपना परिचय दिया। और तुम? जी, मैं दिया हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ आज ही मेरा दाखिला हुआ है। कहीं बाहर से आई हो? जी, कानपुर से। वहाँ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, फिर पिताजी का तबादला यहाँ देहरादून हो गया तो हम सब भी साथ आ गए। रश्मि, कहाँ रह गई हो? जल्दी करो, कैंटीन नहीं चलना है क्या? सामने से लड़कियों के झुंड में से किसी ने पुकारा। तुम लोग चलो, मैं ज़रा इनकी मदद करके थोड़ी देर में आती हूँ। लो भाई, हो गया काम। रश्मि द ग्रेट तो अब मिलने से रही हमें। आप चली जाइए, आपकी सहेलियां नाराज़ हो जाएंगी, हम मैनेज कर लेंगे। अरे कोई नाराज़ नहीं होंगी, डोंट वरी, इनका और हमारा तो रोज़ का किस्सा है। अब तुम यहाँ नहीं हो, हमारी क्लासमेट हो, तो तुम्हारी मदद करना हमारी ड्यूटी बनती है। आओ चलो, देखो यह जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यह लाइब्रेरी है। उसके पीछे की तरफ सारी लैब्स हैं, और यह रश्मि 1 घंटे तक दिया को पूरा कॉलेज घुमाती रही। और यह रही हमारी कैंटीन। फ्री पीरियड में यहीं जमती हमारी महफिल। आओ तुम्हें बाकी सबसे मिलवा दूँ। सकुचाई सी दिया रश्मि के साथ साथ घूम रही थी। अब थोड़ा थोड़ा डर भी कम हो रहा था उसका। गर्ल्स, इनसे मिलो, यह हैं दिया कुमार, आज इनका पहला दिन है। हाय दिया। हेलो दिया। सब ने गर्मजोशी से स्वागत किया, और कैसे न करती, आखिर रश्मि जो परिचय करवा रही थी। रश्मि मिश्रा, सहेलियों की मददगार, कॉलेज की शान। दिया भी बैठ गई। लड़कियां खुले दिल से ठहाके लगाती गप्पे लगाने में मस्त थी। अरे सुन, तुझे तो पता है प्रोफेसर गुप्ता ने बोला प्रिया को कि आज उसे नोट्स देंगे पक्का। शमा शरारती हंसी हंस पड़ी। बाकी लड़कियां भी लोटपोट हो गईं। दिया को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट था, अरे इनकी तरफ ध्यान न दिया करो, यह कुछ भी बोलती हैं, बहुत शरारती हैं, इनके चक्कर में मत आना, यह किसी को नहीं बख्शती। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओगी। तभी घंटी बजी। क्लास का समय हो गया था। सबकी सब भागी क्लास के लिए और जाकर लेक्चर हॉल में अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गई। रश्मि और उसकी सहेलियां
बड़े से अर्ध चंद्राकार लेक्चर हॉल की पिछली पंक्ति में जा बैठी। दिया उनके साथ ही थी। थोड़े संकोच से उसने पूछा, आगे की पंक्तियां भी तो खाली हैं, आगे बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अभी तुम नहीं समझोगी, हमने हर एक प्रोफेसर की क्लास के लिए अलग अलग जगह तय कर रखी है, किसी खास कारण से। तभी प्रोफेसर मित्तल क्लास में आ गए और आते ही अटेंडेंस लेकर चौक से बोर्ड पर लिखने लगे। इतिहास का एक विषय और कुछ तारीखें लिखी और एक नोटबुक लेकर नोट्स देने शुरू हो गए। दिया ध्यान से बोर्ड को देख रही थी कि पास बैठी रश्मि ने उसका कंधा थपथपाया। उसके हाथ में खुला टिफिन था जिसमें गुड़ और पराठा था। जल्दी से ले लो और आगे सरका दो। दिया हतप्रभ सी फुसफुसाई। सर पढ़ा रहे हैं, क्लास में कैसे खाएंगे? ऐसे हम नहीं खा सकते। इनकी क्लास में सब खाते हैं, वह तो बस बोलते रहेंगे और नोटबुक से नज़र भी ऊपर नहीं उठाएंगे। अब तुमने नहीं खाना तो तुम्हारी मर्जी। रश्मि ने फुसफुसाकर बोलते हुए टिफ़िन वापस खींच लिया। क्लास ख़त्म होने पर रश्मि बोली, दिया रानी, यह जो हमारे मित्तल सर है ना, पिछले 10 सालों से इन्हीं नोट्स को बोर्ड पर लिखकर और बोलकर लिखवाते चले आ रहे हैं। हमारे पास पुराने स्टूडेंट्स के नोट्स हैं ही और इतिहास में कुछ नहीं बदलता है। इनकी क्लास में तो हम सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। मस्ती ना करें तो पीरियड पूरा करना मुश्किल हो जाए। बस नींद ही आती रहे। इनका सब्जेक्ट रटना तो अपने आप ही पड़ेगा। एक ज़ोरदार समवेत ठहाका गूंजा और दिया हैरान सी खड़ी रह गई। दिया रानी, धीरे धीरे सब जान जाओगी कि किस प्रोफेसर की क्लास में कितना ध्यान देना है। अगला पीरियड दूसरे लेक्चर हॉल में था। वहाँ जाकर पूरा समूह अगली पंक्ति में विराजमान था। साइकोलॉजी की क्लास थी। प्रोफेसर एक यंग लड़का था, बहुत लगन से नोट्स बनाकर लाता और पढ़ाता था। उस क्लास में सारी लड़कियों की लगन देखते ही बनती थी। ऐसा लगता था मानो आज ही कॉलेज टॉप करके मानेंगी। कुछ ही दिनों में दिया भी पूरी तरह उस माहौल में एडजस्ट हो गई। सबके साथ खूब मस्ती करती, जमकर, और पढ़ाई भी करती। रश्मि भी बहुत बुद्धिमान थी पर थोड़ी सी शरारती थी। एक दिन सब खाली समय में धूप में लॉन में घेरा बनाकर बैठी थीं। देखा सामने से अस्त व्यस्त सा खादी का कुर्ता पाजामा पहने प्रोफेसर शर्मा आ रहे थे। गांधीवादी विचारधारा के यह प्रोफेसर साहब इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ाते थे पर आधुनिकतावाद से बहुत परे थे। उन्हें सामने से आते देख शरारती रश्मि की नज़र उन पर गई और वह हंसते हंसते लोटपोट होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अरे क्या हुआ? पागलों की तरह क्यों हंस रही है? बताना क्या हुआ? अरे देखना, फिर ठहाका और रश्मि की आंखों से पानी। अब बताना क्या हुआ? बताती हूँ। सर का पजामा देखो। एक और ठहाका। क्या हुआ सर के पजामे को? इतनी देर में वह पास से गुजरे और जैसे ही लड़कियों की नज़र पड़ी, देखा उनके सफ़ेद पाजामे पर आधे चिपका स्टिकर लटक रहा था। बस फिर क्या था, सब के सब पागल हो गई हंसते हंसते। उम्र का यही दौर शायद सबसे मज़ेदार होता है। कॉलेज की लाइफ का भी कोई मुकाबला नहीं। बिना किसी बात के कभी कभी हंसने का बहाना खोज लेना और फिर ठठाकर हंसना। ये दिन ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं, पर पखेरों की तरह पल झपकते ही उड़ जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। ऐसे ही पंख लगाकर हंसते खिलखिलाते दिन गुजर गए और पता ही नहीं चला आखिरी सेमेस्टर कब आ गया। ज़्यादातर सब सहेलियां मिलकर लाइब्रेरी या कॉलेज के लॉन में ही पढ़ती थी। एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज किए जाते, एक दूसरे की सहायता की जाती। रश्मि को इकोनॉमिक्स में कुछ समस्या आ रही थी। दिया ने उससे कहा कि वह शाम को उसके घर आकर पढ़ा देगी। शाम के समय दिया रश्मि के घर पहुंची। आई तो वह पहले भी थी उसके घर 1-2 बार, पर बाहर से ही मिलकर चली गई थी। कभी भी भीतर नहीं गई थी। गेट खोलकर अंदर गई और दरवाजे पर लगी घंटी बजाकर इधर उधर देखने लगी। बड़ा शानदार घर था। बाहर बालकनी में खूब सारे गमले रखे हुए थे।
वहीं रखी एक खूबसूरत सी मूर्ति पर दिया की नज़र पड़ी, जो कला का अद्भुत नमूना प्रतीत हो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। मेरे पापा के शौक हैं ये सब, बागवानी और तरह तरह की मूर्तियाँ रखना। रश्मि की आवाज़ पर दिया चौंक गई। बहुत सुंदर घर है तेरा। अरे तू अंदर तो आ, बाहर ही खड़ी रहेगी क्या? भीतर पैर रखते ही दिया चकरा गई। बड़ा सा लिविंग रूम, ग्रे कलर का लेदर का बड़ा सा सोफ़ा, उसी से मेल खाती कलात्मक मेज़ और ऊपर जगमगाता शैंडिलियर। सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर ऐसा दामी कालीन बिछा था कि पैर रखते ही धंस जाए। खिड़कियों पर झूलते दामी सफ़ेद रेशमी पर्दे अपनी आभा दिखा रहे थे। कांच के शोकेस में देश विदेश के बेहतरीन शोपीस रखे हुए थे। सोफे के दो तरफ की साइड टेबल्स पर रखी सुंदर मूर्तियाँ कुल मिलाकर भव्यता का प्रदर्शन लग रहा था। अपने 2 कमरों के छोटे से घर के सामने तो यह घर महल सा लग रहा था दिया को। दोनों बैठ गईं। तभी रश्मि की माँ भी आ गई। माँ, यह मेरी सहेली दिया है, दिया कुमार। आज मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारा नाम तो सुना है इससे कई बार। क्या करते हैं तुम्हारे पिता? जी, इरिगेशन में ओवरसियर हैं। रश्मि की माँ के चेहरे के भाव पल पल परिवर्तित हो रहे थे। तुम बातें करो, मैं चाय मंगवाती हूँ, फिर पढ़ाई शुरू कर लेना। कुछ ही पलों में वह फिर आकर सामने के सोफे पर बैठ गईं। न जाने क्यों उनकी दृष्टि से दिया बड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि निकलकर बाहर भाग जाए। कुछ लोग कुछ ना कहकर भी जैसे सब कुछ कह देते हैं। दृष्टि ऐसी लगती है मानो भीतर झांक कर एक्सरे उतार रही हों। नौकर चाय लाकर रख गया। एक ट्रे में 2 बोन चाइना की कप और एक स्टील का कप। रश्मि की माँ ने बड़ी सहजता से बोन चाइना का एक कप रश्मि के सामने रखकर दूसरा खुद उठा लिया और बोली, दिया तुम भी चाय ले लो। उनके इस आचरण से स्तब्ध सी दिया को कुछ समझ नहीं आया। रश्मि और उसकी माँ दोनों ने कप उठा लिए। वह बड़ा ही असहज महसूस कर रही थी। लो चाय पियो, रश्मि की माँ ने पुनः कहा। उसने चुपचाप चाय पीनी शुरू कर दी। पर मन, चलो अच्छा है, थोड़ा रश्मि को पढ़ा दोगी तो कुछ अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब क्या है कि तुम्हारा तो कम नंबरों में भी काम चल ही जाएगा और नौकरी भी मिल जाएगी। पर यह क्या करेगी? नाम के सामने मिश्रा जो लगा है तो आसानी से नौकरी नहीं जुटेगी। इसके पापा तो कई बार कहते हैं कि रश्मि को भला नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सब कुछ तो है हमारे पास, पर अभी तो इसे ही धुन चढ़ी है अपने पैरों पर खड़े होने की। रश्मि चूर दृष्टि से दिया के पल पल परिवर्तित भावों को देख रही थी। अब तुम जाओगी माँ, हम भी कुछ पढ़ लें? कुछ टालने की सी गरज से रश्मि बोली। दिया भीतर ही भीतर कुछ टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी, पर मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहती थी। रश्मि के दोस्ताना व्यवहार के सामने उसने उसकी माँ के व्यवहार को उस समय नज़रअंदाज करना ही उचित समझा। कई बार इंसान ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है जहाँ न भावों का उद्वेग संभाला जाता है और न ही मुंह से शब्द निकाले जाते हैं। संस्कार, परवरिश, सब कुछ जैसे इस समय दिया का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। इतने आधुनिक रहन सहन वाले घर में भी ऐसी मानसिकता से परिचय होना दिया के लिए एक वज्रपात की तरह था। किसी तरह खून का घूंट पीकर उस पल को जैसे नकार दिया उसने तय किया कि अब इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी, जहां आज के समय में भी व्यक्ति की पहचान उसके गुण से नहीं, जन्म से ही की जा रही हो। कुछ समय रश्मि की सहायता कर लौट तो आई दिया, पर सोचने को विवश हो गई। घर आकर अनमनी सी रही, पर कहा कुछ नहीं किसी से, हमेशा की तरह। ना ही कभी उसने इस बात को रश्मि के सामने रखा। रश्मि के लिए शायद बड़ा ही सामान्य था यह सब कुछ। घर में बचपन से यही देखती आई थी, खुद कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर माँ को कभी टोका भी नहीं। दिया लौट तो आई रश्मि के घर से, पर एक गहरा जख्म लेकर, और तब उसने तय किया कि वह जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाएगी कि इन
जातिवाद का ढोल पीटने वालों के मुंह पर ताला पड़ जाएगा। बुद्धिमती तो दिया थी ही पहले से, और उस पर कठोर परिश्रम। 97% अंक लेकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और जुट गई IAS की परीक्षा की तैयारी में। रश्मि ने भी 70% अंक लिए, पर अधिक मेहनत करना उसके वश में नहीं था। जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े होने का विचार भी उसने त्याग दिया। उसे लगा कि इतनी मेहनत करके करना भी क्या था, शादी ही तो करनी थी। पापा के इतने सारे पैसों से कहीं भी किसी बढ़िया घर में शादी हो जाती। रश्मि की ऐसी सोच उसकी परवरिश का ही नतीजा थी। कुछ ही महीनों में रश्मि की एक ऊंचे पैसे वाले घराने में शादी तय हो गई और जल्दी ही वह अपनी ससुराल चली गई। रश्मि की जिंदगी बदल गई। वह भी अपनी माँ की तरह दिन रात किट्टी पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त हो गई। पुरानी सहेलियों से भी नाता जैसे टूट सा ही गया। अब उसके लिए भावनाओं से स्टैंडर्ड अधिक महत्वपूर्ण था। दिया की सोच तो आरंभ से ही बहुत अलग थी। उसके लिए अपना करियर बनाना अधिक महत्वपूर्ण था, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की। दिल्ली में रहकर IAS की कोचिंग भी की और उसकी मेहनत रंग लाई। पहले ही बार में उसने परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली। मसूरी में हुई ट्रेनिंग ने तो दिया को जैसे निखार कर रख दिया। अब वह शर्मीली, संकोची दिया नहीं, पूर्ण आत्मविश्वास से कदम रखती कलेक्टर दिया थी। जब वह मसूरी में ट्रेनिंग कर रही थी तो सप्ताह में एक दिन देहरादून से ही एक महिला मिसेज गॉड उनकी एकेडमी में टेबल मैनर्स सिखाने की क्लास लेने आती थीं। गोरा दमकता रंग, चमकीले सलीके से तराशे गए सफ़ेद केश, करीने से बांधी गई कलफ लगी साड़ी, यह सब उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देते थे। मध्यम वर्गीय परिवार की दिया के लिए एकेडमी में सब कुछ बहुत नया था। मिसेस गॉड ने उसकी वहाँ बहुत मदद की। दोनों के बीच एक अपनत्व का रिश्ता बन गया था। मिसेस गॉड बेहद सौम्य एवं कर्मठ महिला थी। मिलिट्री ऑफिसर की बेटी और मिलिट्री ऑफिसर की ही पत्नी अपने पति के साथ जगह जगह पोस्टिंग पर जाती रही। भारत के कोने कोने की संस्कृति से उनका परिचय हुआ था। सीमा पर रीढ़ की हड्डी में गोली लग जाने से मिस्टर गॉड के शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो गया था और अब व्हीलचेयर के सहारे उनकी जिंदगी कट रही थी। मिसेज गॉड शांत भाव से मुस्कुराती अपने पति की सेवा करती थी। अपने घर और अपने काम को अच्छे से संभाले हुए थी। दिया उनसे बहुत प्रभावित थी और वह भी दिया से बहुत स्नेह करती थी। संयोग से दिया की पोस्टिंग सहारनपुर हो गई। देहरादून से सहारनपुर का रास्ता कोई अधिक दूर भी नहीं था। दिया अक्सर वीकेंड पर उनके घर चली जाती और उनके साथ मिलकर मज़े करती। कभी मिस्टर गॉड के साथ शतरंज की बाजी लगाती और कभी उनके किचन में उनके घर के सदस्य की तरह मिसेज गॉड के साथ काम करती। ऐसे में कभी कभी उसे रश्मि की माँ और उनका स्टील का कप ज़रूर याद आ जाता। तब उस दिन के अपमान की याद एक टीस की तरह उभर आती, पर वह मुस्कुराहट के आवरण में भूल जाने की कोशिश करती। एक दिन रोज़ की तरह दिया अपने ऑफिस में बैठी ज़रूरी फाइल देख रही थी। तभी चपरासी ने आकर एक कागज़ उसके सामने रखा। मैडम जी, यह महिला आपसे मिलना चाहती है। तुमने कहा नहीं कि अपॉइंटमेंट लेकर आए? अभी मैं व्यस्त हूँ। जी कहा था, पर उन्होंने कहा एक बार मैडम को यह पर्चा दे दो। दिया ने नज़रें फाइल से हटाकर एक नज़र कागज़ पर डाली। मिसेज रीमा मिश्रा, नाम कुछ परिचित सा लगा। कौन हो सकती है यह महिला? उसने दिमाग पर जोर डाला, पर याद नहीं आया। मैडम जी, क्या बोलूं उन्हें? जाने को बोल दूं क्या? नहीं, अंदर आने दो। 2 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। व्यक्तित्व से एक दबंग सी महिला चेहरे पर संकोच और पीड़ा के भाव लिए खड़ी नजर आई। जी कहिए, आप क्यों मिलना चाहती हैं? दिया ने फाइल दराज में रखते हुए पूछा। कैसी हो दिया बिटिया? बिटिया संबोधन से चौंक कर उसने ध्यान से महिला की तरफ देखा। सामने रश्मि की माँ खड़ी थी। ओह, आप आइए बैठिए। संकुचित सी होकर वह सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी हैं आप? तुम तो बड़ी अफसर बन गई हो। स्वर में हल्की सी तलखी
और व्यंग्य का पुट था। जी आंटी जी, कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, कोटा लेकर नहीं। दिया ने भी एक तीर छोड़ ही दिया रश्मि की माँ की तरफ। रश्मि के क्या हाल हैं? कहाँ है आजकल वह? क्या करती है? आगरा में है, उसे कुछ करने की क्या आवश्यकता है? बहुत बड़े घर में शादी हुई है उसकी। दिया पल भर को उन्हें देखती रह गई। वास्तव में कुछ लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदलती, चाहे जो भी हो जाए। अहंकार दीप्त उनका चेहरा समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व सा कर रहा था जहाँ सिर्फ पैसे का बोलबाला है। गुणों की, भावनाओं की शायद कोई महत्ता ही नहीं होती ऐसे लोगों की नज़रों में। पल भर को दिया विचलित सी हो गई, फिर लगा नहीं, वह उन जैसी कभी नहीं बन सकती। उसके संस्कार, उसकी तहजीब उसे इस बात की इजाज़त नहीं देती। बिना कुछ कहे उसने मेज़ पर रखी घंटी बजाई। चपरासी अंदर आया। रामकिशन जी, चाय ले आइए, यह चाबी लीजिए और अलमारी से टी सेट निकालिए, चाय उसी में लाइएगा। आंटी जी, आप बताएं कैसे आना हुआ? उनका चेहरा जो पल भर पहले अहंकार दीप्त था बुझ सा गया। नजरें नीची कर साड़ी का पल्लू उंगली पर लपेटती हुई बोली, कुछ काम था तुमसे। उनका स्वर बुझा सा था। जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ऐसा था बेटी कि रश्मि के पापा ने एक प्लॉट खरीदा था फैक्ट्री लगाने के लिए। उस पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा कर लिया है। हमने हर तरफ की कोशिश कर ली, पर पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। किस जगह पर है यह प्लॉट? यहीं सहारनपुर से बेहट जाने वाली सड़क पर है। साथ ही हमारा एक आम का बाग भी है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेटी। मुझे पता चला कि यह जगह तुम्हारे ही क्षेत्र में आती है। हाँ, यह मेरा ही क्षेत्र है। आप मुझे सभी ज़रूरी कागजात दीजिए, मैं देखती हूँ क्या समस्या है। आप चिंता नहीं करें, मेरे रहते आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। चपरासी इतने में कमरे में पड़े सोफे के सामने मेज पर चाय लाकर रख गया था। बड़ी सी ट्रे में मिठाई, नमकीन के साथ खूबसूरत केतली में चाय और करीने से रखे सुनहरी किनारे के 2 कीमती कप। आइए, चाय पीते पीते बात करते हैं। दोनों उठकर सोफे पर बैठ गईं। उन्होंने एक नज़र चाय की ट्रे पर डाली। बड़े ठाठ हैं तुम्हारे तो, बहुत बड़ा ऑफिस मिला है। जी आंटी, मुझे तो जब पता चला कि तुम यहाँ कलेक्टर बनकर आई हो तो बड़ी खुशी हुई। वैसे बुद्धिमान तो तुम हमेशा से ही थी। दिया बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए चाय कपों में डालने लगी। चाय का एक कप उठाकर उन्हें देते हुए न जाने क्यों अपमान के दंश में वर्षों से झुलसती दिया आज स्वयं को रोक नहीं सकी। आंटी जी, आप इस कप में चाय पी लेंगी? उन्होंने कुछ विस्मित सी होकर प्रश्न सूचक दृष्टि उठाई। मेरे पास कोई स्टील का कप नहीं होता ना आंटी। मेरे सभी खास मेहमान मेरे साथ इन्हीं कपों में चाय पीते हैं। मुझे लगा आपको कोई ऐतराज़ ना हो। सहसा उन पर वज्रपात सा हुआ और उनका चेहरा शर्म से झुक गया। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कहती भी क्या? सामने बैठी आत्मविश्वासी कलेक्टर दिया की बात का कोई जवाब नहीं था उनके पास। यह थी कहानी स्टील का कप, जिसे ममता त्यागी जी के कहानी संग्रह डोर अनजानी सी से लिया गया है। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।